the last video we had discussed about the Indus Valley civilization, and now at this video we will discuss about the features of Indus Valley civilizations. So before describing about the features of Indus Valley civilization, we will get a short reframe. हम क्या करेंगे, इंडस वैली को जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसको हम रिफ्रेम करेंगे दोबारा से। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली के पता होने से पहले क्या था, वैदिक एज जो थी, वेदों के टाइम का पीरियड जो था, जिसमें वेदों को और कल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी गई थी, उसको ही सबसे पुराना इंडियन सिविलाइजेशन माना जाता था। और वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या था, मेसोपोटामिया, चाइना, इन वाले सिविलाइजेशंस जो थे, और इजिप्ट का, मेसोपोटामिया, चाइना और इजिप्ट, ये तीनों सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता था। तो जब अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चलता है, हमने वो वीडियो में समझा था। तो हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि दो लोग हैं जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो 1921 एंड 1922 हिस्ट्री में ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन को फाउंड किया गया और 1922 में मोहनजोदारो को फाउंड किया गया। मोहनजोदारो से हम एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, द ग्रेट बाथ। तो जैसे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में हमने चेक करना स्टार्ट किया, तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स इस एरिया पे मिलने लगी। और जब हमने उसको डिटेल में समझा या साइट्स को समझा, तो ओवरऑल इस तरह से आप समझेंगे। ओवरऑल ये एरिया बलूचिस्तान, अफ़गान, पाकिस्तान और इंडिया का ये जम्मू कश्मीर से होते हुए ये बंगाल के साइड्स तक और यहाँ गुजरात के साइड्स तक। तो ओवरऑल इस तरह से इंडस वैली फैला हुआ था। और एरिया जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। दैट मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक की हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया, इजिप्ट से भी बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो और जो इम्पोर्टेंट प्लेस थे वो कुछ इस तरह से हैं कि लोथल हो गया, रोपल हो गया, कालीबंगा हो गया। लोथल गुजरात में है, यहाँ पे मोस्टली क्या था, जेम्स और गोल्ड और डायमंड्स, इनका ट्रेड इंडस वैली के टाइम पे किया जाता था। रोपल फार्मिंग के लिए बहुत सारे एविडेंस मिले। कालीबंगा और रिसेंट जो साइट है वो धौलावीरा है, जो गुजरात में मिली है 19s में। तो इतना सब हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब जो फीचर्स थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक एक करके पढ़ेंगे और मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा। कैटाडिल्स मतलब लोगों का रहना किस तरह का था। तो लोग जो थे वो दो टाइप से रहा करते थे। एक जो लैंड होती थी, लैंड के सरफेस को एक तरफ से ऊंचा किया जाता था और एक सोसाइटी को नीचे किया जाता था। इसको ईस्ट वेस्ट सेटलमेंट भी कहते थे। तो ईस्ट में जो थे, ईस्ट सेटलमेंट में रिचेस्ट या मर्चेंट्स या रूलर्स रहा करते थे, और वेस्ट सेटलमेंट में लोअर पीपल रहा करते थे। तो ईस्ट का सेटलमेंट जो था वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर हुआ करता था और वेस्ट का सेटलमेंट प्लेन पे हुआ करता था। तो इस तरह का सेटलमेंट्स था। बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन पक्की ईंटों पे हुआ था। अभी तक की ये पहली सिविलाइजेशन थी जिसमें पक्की ईंटों का यूज़ हुआ था। पक्की ईंटें मतलब ब्रिक्स जो मिट्टी की होती हैं, और उन ब्रिक्स में क्या, उनको धूप में पकाया जाए उनको, या फिर आग में सेका जाए और फिर काम किया जाए। तो इस टाइप की ब्रिक्स का यूज़ इस सिविलाइजेशन में होता है। और ये सिविलाइजेशन की ये पहली स्पेसिफिकेशन है कि पक्की ईंटों का यूज़
मतलब बेक ब्रिक्स का यूज इस सिविलाइजेशन में होता है। सेकेंड इज ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम क्या था, मतलब रास्ते कैसे थे। ऑलमोस्ट द रोड्स वर 30 मीटर्स वाइड, लगभग 30 मीटर चौड़ी सड़कें सिविलाइजेशन में थी। हर सड़क चौड़ी होती थी और मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में अलग टाइप से पोर्शन था, वेस्ट में अलग टाइप से पोर्शन था। ईस्ट में रिचेस मर्चेंट्स रहा करते थे, वेस्ट में नॉर्मल लोग रहा करते थे। तो ईस्ट की जो बिल्डिंग्स थी वो बड़ी थी, डबल स्टोरीज ट्रिपल स्टोरीज भी थी, बेक ब्रिक्स थी। तो जो ट्रैक रास्ता होता था, जो स्ट्रीट होते थे वो बहुत चौड़े थे और लगभग ये जो टर्न आजकल हम लोग देखते हैं इस टाइप का, इस टाइप के टर्न नहीं थे उस टाइम पे। इट्स ऑल अबाउट ऑन राइट एंगल, मतलब इस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ घर हैं, यहाँ घर हैं, यहाँ घर हैं और सड़क ऐसे जाके इस तरह 90 एंगल पे मुड़ जाती थी। थर्ड इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हैज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कॉज घरों के अंदर वॉशरूम होना उस टाइम पे, मतलब 2 से 3,000 4,000 साल पुरानी बात है, और उस टाइम पे वॉशरूम्स घरों में अवेलेबल होना और उनके निकलने के लिए इतना अच्छा सिस्टम कि जो रास्ते हैं, जैसे सपोज करिए आप ये रोड है और तो इसके बीच से नाली गई है और इस नाली को पत्थरों से ढक दिया गया है। तो सारे में पत्थर लगे हैं पूरे रोड में ऑलमोस्ट, और इसी तरह से क्या किया, ड्रेनेज सिस्टम को ढक दिया गया। तो इससे क्या होता था, जो चीज़ें या बैक्टीरिया फैल सकते थे वो नहीं फैलते थे, नालियाँ गंदी नहीं होती थी और ये पानी आगे जाके सीवर्स में स्टोर किया जाता था और ये इरिगेशन जो एग्रीकल्चर वो लोग करते थे उसमें यूज़ किया जाता था। अच्छा, एक चीज़ और है ड्रेनेज सिस्टम में कि ड्रेनेज सिस्टम के ये जो ब्लॉक्स होते थे, ये कुछ ब्लॉक्स को थोड़ी दूर, मतलब थोड़ी डिस्टेंस के बाद इन ब्लॉक्स को खुला छोड़ा रखा जाता था क्योंकि इन्हें क्लीन किया जा सके। तो मान लीजिए ऐसे इस तरह से पत्थर लगाए हुए हैं और बीच में उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक को छोड़ दिया जिसको वो हटा के क्या करें, उसको साफ कर सकें। अब जब आप इतनी चीज़ें समझ रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि आप जिस तरह से आज रह रहे हैं और इंडस वैली जिस तरह से इतने सालों पहले थी तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब ये डिफरेंसेस कैसे, उसका रीज़न ये है, आप इस तरह समझिए कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है आइडिया। अगर उसके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ होते हैं तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लेता है। इसी तरह से इंडस वैली के लोग थे जो नए आइडियाज़ पे वर्क करते थे और अपने आप को इस तरह से इम्प्लीमेंट किए हुए थे कि वो सोसाइटी जब हमें मिली तो हम थोड़े परेशान हो गए कि इतने सालों पहले इस तरह से आदमी कैसे रह सकता है, क्योंकि वैदिक एज में क्या था, लोग झोपड़ियों में रहते थे, नॉर्मल लाइफ थी, पक्के घर नहीं थे, ड्रेनेज सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं मिली हमें, ठीक है, ट्रेड की, बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं मिली। और अब इंडस वैली तो वैदिक एज से भी पुराना है, तो उस टाइम पे इतना, मतलब इतना दिमाग लोगों का चला कि इस तरह से लोग रह रहे थे, तो ये एक बड़ी बात थी हमारे लिए। थर्ड इज द ग्रेट बाथ। जिस तरह से स्विमिंग पूल्स होते हैं उस तरह से ही यहाँ पे क्या था, द ग्रेट बाथ था। एक बड़ा तालाब होता था जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, लोग उसका यूज़ नहाने के लिए करते थे और साथ में वहाँ पे क्या था, चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल थे, ठीक है, कि लोग वहाँ पे अपने कपड़े चेंजेस कर सकें। इस टाइप के जो ग्रेट बाथ होते थे वो ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी के लिए ओपन होते थे कि कोई भी, जैसे कोई पुअर सोसाइटी का है जिसके पास बाथरूम या मतलब घर पे वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो इन जगहों पर आके यूज़ कर सकें। और इसी तरह से आपको बहुत बड़े मतलब हॉल्स मिले वहाँ पे जहाँ पे शायद होता होगा कि लोग बैठ के बातें किया करते होंगे, या नेता या जो लीडर्स या किंग्स होंगे वहाँ के सोसाइटी के या बड़े मर्चेंट्स होंगे, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते होंगे। तो ग्रेट बात को आप याद रखेंगे, ये मोहनजोदारो में मिला है। इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बात के जो एविडेंस हैं वो कहाँ पे मिले, तो ग्रेट बात के एविडेंस सबको मिले हैं मोहनजोदारो में। इकोनॉमिकल कंडीशन,
इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी इकोनॉमी के मतलब पैसे का हिसाब किताब। तो इस टाइम पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई वेपन्स का हमें ज़्यादा नहीं मिला कि, तो इससे मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि राजा क्या होता था, युद्ध नहीं लड़ा करते थे। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस की एक हमें ये चीज़ पता चली कि ट्रेड होता था इस टाइम पे, मतलब बिजनेस कहाँ तक, इजिप्ट तक, बिजनेस इंग्लैंड तक भी हो सकता होगा, बिजनेस मेसोपोटामिया तक भी हो सकता होगा। तो इस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन होती थी, लोग ट्रेड किया करते थे, लोगों के पास हैवी जो एनिमल हस्बेंड्री थी वो इस तरह की होती है, जैसे बैल हैं, ऊँट हैं, हाथियों के अभी एविडेंस मिले हैं जो क्या करते थे, लगेज को कैरी कर ले जाने के काम आते थे। तो इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी ट्रेड बिजनेस पर डिपेंड करती थी। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले डॉग और कैट्स के एविडेंस मिले, डॉग और कैट्स, और साथ में बुल, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मतलब जो जिन पे बैठ के या जिन पे लगेज ले जाने का काम हो सकता था। काऊ के एविडेंस हमको यहाँ नहीं मिले हैं, मतलब कि काऊ उस टाइम पे सैक्रेड, मतलब उतनी वो नहीं थी, जैसे वैदिक एज में काऊ को माना गया कि सबसे पूजनीय या रेस्पेक्टफुल थी, तो इंडस वैली के टाइम पे काऊ को सैक्रेड नहीं माना गया और ना ही उस टाइम पे काऊ के इस टाइप से कुछ एविडेंस मिले हैं। एंड द लास्ट इज टॉयज एंड पॉटरी, खिलौने भी मिले हैं। अब खिलौने किस टाइप के, जैसे लकड़ी का उन्होंने एक टॉय बनाया, उसके आपको एविडेंस मिले हैं। आप इस तरह से समझिए, जैसे ये एक लकड़ी है, ये भी एक लकड़ी का पोर्शन है, इस तरह से एक लकड़ी का पोर्शन है, इस तरह से एक लकड़ी का पोर्शन है। तो ये लकड़ियाँ कीलों से अटैच कर दी गई हैं ऐसे, और फिर इनमें पेंट और डिज़ाइन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग लकड़ी के मतलब बच्चे आप लोग मेले जाते हैं तो लकड़ी के क्या मिलते हैं, टॉयज़ मिल जाते हैं, ट्रैक्टर मिल जाता है, ट्रक मिल जाता है। तो उस टाइप के टॉयज़ वगैरह इस टाइम पे मिले हुए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट्स का तो ये था कि पॉटरी के साथ, पॉटरी में पेंटिंग होने लगी थी, डिज़ाइन बनने लगी थी, और आर्ट में जो स्क्रिप्ट थी वो राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा जाता था, पिक्चर्ड बेस्ड था इनका स्क्रिप्ट, मतलब कोई भी चीज़ लिखनी होती थी तो वो सिंबल बना दिया जाता था। जैसे अगर ये सिंबल बना दिया तो इसका अलग मीनिंग है, ये सिंबल बना दिया इसका अलग मीनिंग है, ऐसा सिंबल बना दिया कोई तो इसका अलग मीनिंग है। और ये सिंबल्स केवल वर्ड्स के जैसे नहीं है, ये हो सकता है पूरा सेंटेंस ही हो। तो इसी टाइप की जो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है वो मेसोपोटामिया में भी मिली, और इसी टाइप की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कहाँ मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली। और ये डिसीपर है अभी तक। डिसीपर का मतलब ये होता है अनरीडेबल, जिस चीज़ को आप पढ़ नहीं सकें, जिस चीज़ को आप डिकोड नहीं कर सकें अभी तक, जो चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो, उसको डिसीपर बोला जाता है। तो ये जो बोलने का तरीका था या जो राइटिंग स्क्रिप्ट थी वो डिसीपर थी। फिर उसके बाद आता है ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। तो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स मतलब पहनावा किस तरह का था। लोग मोस्टली धोती पहना करते थे, ठीक है, और लेडीज़ जो स्कर्ट टाइप की, या हरियाणा में घाघरा देखते हैं आप, उस टाइप की ड्रेसअप हुआ करता था। ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, ह्यूमंस भी ज्वेलरी यूज़ किया करते थे, लेडीज़ भी ज्वेलरी यूज़ किया करती थी। जो रिच फैमिलीज थी या रिच सोसाइटी थी वो गोल्ड और सिल्वर इस टाइप की ज्वेलरीज को यूज़ करती थी, और जो पुअर सोसाइटी थी या लो लेवल पर रहने वाले थे तो वो बोन्स, हड्डियों के ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया। बिजनेस कैसा था, बिजनेस कई चीज़ों का था, जैसे वीट एंड बार्ली। वीट एंड बार्ली सबसे ज़्यादा मतलब खेती करने वाली चीज़ें थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंस इन्हीं चीज़ों के मिले हैं। और ये कब होती थी इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। जैसे नवंबर में उन्होंने सीडिंग कर दी और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया, और इसके बाद वो बारिश के लिए रुके। जब नेचुरल रेन हुई उसके बाद उन्होंने फिर से ये किया। इरिगेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते थे, वाटर को स्टोर कर लेते थे, तो उस वाटर से वो इरिगेशन हो जाता था उनका। तो इस तरह से ट्रेड वीट और बार्ली का चलता था। यहाँ पे जब आप लोथल आ जाते हैं,
लोथल के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। लोथल ये जगह गुजरात में थी। गुजरात इंडिया का वो स्टेट है जहाँ पे इंडस वैली से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एविडेंसेस या सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं। साइट्स मतलब जगह मिली हैं जो इंडस वैली से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। सबसे ज़्यादा साइट्स गुजरात में मिली हैं। और इस टाइम पे जो जगह लोथल है, यहाँ पे गोल्ड का, सेल्स का और डायमंड्स का ट्रेड हुआ करता था। जेम्स का, सॉरी डायमंड नहीं, जेम्स, मोतियों का। लोथल में क्या होता था, जेम्स का क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था। और ये ट्रेड मतलब मेसोपोटामिया तक था। इसके एविडेंस भी हैं। एविडेंस कैसे हैं? कॉइन्स जो थे वो कॉइन्स नहीं थे, एक्चुअली शील्ड्स चलते थे। और हर सोसाइटी के शील्ड्स में या हर फैमिली के शील्ड्स में अलग टाइप का एक मार्क या एक मोहर लगी होती थी, जिससे ये पहचाना जाता था कि ये वहाँ की है। तो लोथल में जो सेल्स चलते थे वो हमें एक टाइम पे मेसोपोटामिया में मिले, और एक लार्ज स्केल में, लगभग 2000 शेल्स। तो अब ये इंडस वैली से मेसोपोटामिया कैसे पहुँचे, तो इसके अकॉर्डिंग फिर लगाया गया कि इंडस वैली के गुजरात के लोथल एरिया से क्या होता होगा, ट्रेड होता होगा जेम्स का, कहाँ पर, मेसोपोटामिया तक। तो तभी वो क्या हुए, शेल्स या कॉइन्स या जो भी चलता था उस टाइम पे वो वहाँ तक पहुँचा। तो ट्रेड एक मेन था। ट्रेड इस टाइम को ट्रेड टाइम भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वॉर्स नहीं थे, राजाओं को लड़ना नहीं था, वो अपनी टेरिटरी को फैलाना नहीं था। सोसाइटी के रहने के लिए अच्छे से व्यवस्थाएं की जा रही थी, बस मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, साफ सफाई बहुत अच्छी थी। सोसाइटी जैसे आइडियल नहीं होता कि एक देश ऐसा हो, लोग ऐसे हों, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, लोग समझदार हों, पॉल्यूशंस ना करें, गंदगी ना फैलाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हों। तो ये सब उस टाइम पे था, उस टाइम के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से। और ट्रेड क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। रिलीजियस बिलीफ मतलब लोगों का धार्मिक होना किस तरह से था। तो दो चीज़ें आती हैं, मदर गॉडेस, सॉरी मदर गॉडेस, लॉर्ड पशुपति। मदर गॉडेस मतलब जो ज़मीन है उसको ही पूजना, उसके टाइप में एक फ़ोटो या आर्ट में मतलब वॉल में कुछ पेंट कर लेना, उनकी एक मान लेना कि ये हैं मूर्ति, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू। तो मदर गॉडेस को पूजा जाता था। और मदर गॉडेस के एविडेंस लगभग हर घर में मिले हैं इस पूरी साइट में, मतलब केवल इंडस वैली में नहीं, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, और साथ में कालीबंगा में, रोपल में, आलमगीरपुर ये यूपी में है, राखीगिरी ये हरियाणा में है, ठीक, धौलावीरा जो रीसेंट साइट है अभी मिली है 1992 में, 1993 के टाइम पे। तो मदर गॉडेस हर जगह आपको मिलती हैं। और जो सबसे पावरफुल या सबसे प्राइम लॉर्ड हैं वो लॉर्ड पशुपति हैं। इनको शिव भी कहा जाता है। शिव जी जो हमारे शंकर जी हैं, महादेव, उनको ही लॉर्ड पशुपति बोला जाता था। और इनके जो स्टैचू मिले हैं वो कुछ इस तरह से हमें दिखते हैं, मतलब ये हो गया, और ये मुकुट जो उनका लगा हुआ है उसमें क्या है, साथ में सींगे लगे हुए हैं। तो ये क्या है, एनिमल्स के गॉड इन्हें माना गया। एनिमल्स के साथ क्रूअल बिहेवियर नहीं होता था, तो इस टाइप से क्या होता था, लगभग स्टैचू होता था उनका। और इसी टाइप की फ़ोटोज़ हमें मिलती हैं। और उनके साथ मतलब बुल, एलिफेंट, लाइन या टाइगर, इनकी भी फ़ोटोज़ मिलती हैं। आपकी बुक में भी पिक्चर्स होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लॉर्ड पशुपति और मदर गॉडेस को माना जाता था बहुत ज़्यादा। ओके अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे ले चलते हैं। तो अभी तक हमने सब समझ में आ गया। एक बार हम फिर से रिफ्रेम कर लेते हैं। काटाडिल्स मतलब सोसाइटी दो टाइप में रह रही थी, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट और ईस्ट में रह रही थी। वेस्ट में रिचेस्ट लोग, ईस्ट में
पुअर लोग या लोअर सोसाइटी। वेस्ट के लोगों के घर बड़े और पक्की ब्रिक्स के होते थे और ज़मीन से थोड़े ऊंचे, मतलब जो थोड़ा सा लैंड को ऊंचा कर लेना, जैसे ये प्लेन है तो यहीं से घर ना बनाना, इतना एरिया ऊंचा कर लेना और उसके बाद घर बनाना, इस टाइप के थे। ग्रिड सिस्टम, जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी थी, लगभग 30 मीटर वाइड थी और 90 एंगल पे टर्न करती थी। ड्रेनेज सिस्टम क्या था, सड़कों के बीच से ही नालियाँ निकली थी, जिस नालियों में घरों की निकासी का पानी, घर में जो यूज़ हो रहा है वो पानी निकलता था। ड्रेनेज सिस्टम को पत्थरों से ढक दिया जाता था और फिर क्या होता था, थोड़े थोड़े ब्लॉक्स छोड़ दिए जाते थे जिससे उन्हें साफ़ किया जा सके और इस पूरे पानी को एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता था, जिन्हें हम सीवर या नाला कहते हैं, और वो इरिगेशन के काम पे आता था। द ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदाड़ो में है, वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था जिसमें सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से लोग उतरने के लिए यूज़ कर लेते थे। वहाँ पे चेंजिंग्स रूम भी थे, वहाँ पे आप चेंज कर सकते थे कपड़े, और ये पूरा टोटली पब्लिक के लिए एरिया था। ग्रेट बाथ के साथ मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्लेसेस भी थे जहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को या मतलब बैठ के या कोई फेस्टिवल मनाया जाता होगा। इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी क्योंकि ट्रेड पे ही लोग बिलीव करते थे, ट्रेड ही मेन सोर्स था उनका, ठीक है। और क्या, वीट वॉर्ली का मोस्टली ट्रेड होता था। और ये जो मैंने आपको बताया लोथल, यहाँ पे जेम्स का क्या होता था, ट्रेड होता था। एनिमल हस्बेंड्री में मैंने आपको बताया बुल, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट, इन सबको पाला जाता था। और कैट या डॉग एक तरह से क्या थे, कैट या डॉग पेट एनिमल्स की तरह थे। और जो आपने पढ़ा था कि डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, वो आपने पढ़ा है अर्ली ह्यूमन बीइंग्स में, तो वो इससे मैच नहीं करना है। ओके, टॉयज एंड पोइट्री मैंने आपको समझा दिया है। आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से था। डिज़ाइनें थी, कपड़ों पे डिज़ाइन लेडीज़ ने बना ली, जैसे बर्तन जो वेसल्स बनाए, क्योंकि व्हील का इन्वेंशन हो चुका था तो उनको पेंट कर दिया, उनको पका लिया, उनमें खाना स्टोर हो गया, या वीट को स्टोर कर लिया, गेहूं को स्टोर कर लिया, राइस को स्टोर कर लिया, पानी स्टोर कर लिया और उनको पेंट कर दिया, उनमें डिज़ाइन बना ली अच्छी। तो इस तरह की पॉटरी, आर्ट एंड क्राफ्ट चल रही थी। ड्रेस मैंने आपको बताया, लोग धोती पहना करते थे और लेडीज़ लहंगा टाइप की ड्रेस पहनती थी। ऑर्नामेंट्स दोनों पहना करते थे, लेडीज़ बस थोड़े से ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनती थी, मेंस कम पहना करते थे। और एक चीज़ और, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स भी पहने जाते थे, लेकिन जो लोअर क्लास थी वो बोन्स, हड्डियों के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया। रिलीजियस बिलीफ, मदर गॉडेस और लॉर्ड पशुपति। ओके, अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक में और आगे आते हैं, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। हाँ, स्क्रिप्ट ये मैंने आपको बताया है, लेकिन टॉपिक आपकी बुक में है तो एक बार फिर से देख लीजिए। रिसीपियर लैंग्वेज है, इसको हम समझ नहीं सकते, इसको हमने अभी तक अपनी समझने वाली लैंग्वेज में कोड नहीं कर पाया है। इसमें क्या होता था, पिक्चर्स बनी होती थी, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे एक ऐसा बना है कोई एनिमल, तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग है। ये केवल इसका साइन नहीं है कि कोई एनिमल है, ये हो सकता है पूरा सेंटेंस हो अपने आप में, या कोई एक वर्ड हो, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है, मान लो ये ऐसा क्रॉस बना है एक, वहाँ पे कहीं पे दीवार पे गुदा हुआ, मतलब पत्थर से ऐसे काट के बनाया गया वो डिज़ाइन। तो इनके अलग ही सिम्बॉलिक्स थे, सिम्बॉलिक लैंग्वेज थी, सिम्बॉलिक स्क्रिप्ट थी। और इसी टाइप की स्क्रिप्ट एक जगह पे और थी, मेसोपोटामिया में। अब ये ख़त्म कैसे हो जाती है इंडस वैली, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। मोस्टली हो सकता है कि बहुत ज़ोर से या तो अर्थक्वेक आया हो या फ्लूड आई हो और इस तरह से ये सब दब गया हो ज़मीन के नीचे, या कोई नेचुरल कॉज हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे रीज़न आप समझ सकते हैं जो हुए थे। आपकी बुक में जो मेंशंस हैं वो लगभग हैं
इन्वेंशन ऑफ आर्यंस है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि आर्यंस का आना और शायद आर्यंस ने इन्हें हरा दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आर्यंस आते और इन्हें हराते तो क्या होता, वो हट्स में नहीं रहते ना, इसी सोसाइटी के तरीकों में रहने लगते। तो इन्वेंशन ऑफ आर्यंस तो नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्लूड्स मैंने आपको बता ही दिया। क्लाइमेट का चेंज हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया और लोगों को क्या हुई, प्रॉब्लम्स हुई या किसी बीमारी से लोग मर गए, तो फ्लूड अर्थक्वेक या इस तरह से ये ख़त्म हो सकती है। अच्छा, लोथल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लोथल में जेम्स का ट्रेड होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस टाइम की, इनको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इन साइट्स को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं, ठीक है। और ये सारी इंडिया में है। अब थोड़ा सा आप यहाँ ग्राफिकली समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली है, या ऐसे समझ लीजिए, अब देखिए ये हो गया गुजरात का एरिया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हमने मान लिया, और ये यूपी का मान लिया हमने आलमगीरपुर, ये लास्ट है। तो यहाँ पे पूरा आपका साइट फैला हुआ था। तो ये सी पोर्ट भी हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ से फ्लूड चढ़ा हो और धीमे धीमे क्या हुआ हो, ये पूरा ख़त्म हो गया हो, ठीक है। अब मैं जो आपको चीज़ समझाने जा रहा था वो ये थी कि यहाँ पे किस तरह की साइट्स पे कैसा कैसा था। तो एक जगह है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले ढूंढा गया मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये दोनों साइट्स कहाँ हैं, पाकिस्तान में। तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडस वैली पाकिस्तान में ही था, इंडस वैली वाइड फैला था इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। सबसे पहली जगह ढूंढी गई थी हड़प्पा, इसीलिए इसको कहा गया हड़प्पा। आपको बताना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था, और मोहनजोदाड़ो जो साइट्स है उसको डिस्कवर किया किसने किया था। तो हड़प्पा को पहले डिस्कवर किया गया, फिर मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया। फिर जब समझा गया कि यार छोटी मोटी ये क्या है, छोटी मोटी सिविलाइजेशन नहीं है, बड़ी सिविलाइजेशन है, तो जब खोदा गया तो बहुत सारी जगह निकली, ठीक है ना। अब ये बात है 1921 से 1930 तक की हमने मान ली। तो इस टाइम पे तो इंडिया का पार्टीशन हुआ नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है तो कुछ साइट्स कहाँ रह गई, इंडिया में, और कुछ साइट्स कहाँ पहुँची, पाकिस्तान में। तो अगर पूरे इंडस वैली का सबसे बड़ा पार्ट पूछा जाता है कि पूरे इंडस वैली का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो आंसर करते हैं हम मोहनजोदारो। मतलब पूरे इंडस वैली का सबसे बड़ा साइट जो है, लार्जेस्ट साइट, वो मोहनजोदारो है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इंडिया में इंडस वैली का सबसे लार्जेस्ट साइट, तो इंडिया में जब पूछा जाएगा स्पेशली तो वो है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है। धौलावीरा को रिसेंट ढूंढा गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। आपकी बुक के लास्ट पेजेस में राखीगढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि उस टाइम पे शेल्स का यूज़, ऑर्नामेंट्स का यूज़, वेल्स कैसे मिले, कुएँ थे उस टाइम पे, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया, कुएँ थे, और मतलब उन पे उस तरह से चबूतरे बने हुए थे कि कोई उसमें घुसने आ जाए, तो वो चीज़ें भी थी। तो लास्ट पेज को आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे।